हैं वैसे वीआर कोर्स बिक जाता है, इंसान खरीद कर रख लेता है, हमें पैसे मिल जाते हैं, वो लेक्चर रख लेता है, ना कभी देखता है ना कभी आगे बढ़ता है कुछ। तो उसलिए फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा अपना खून और जलाया जाए और एक ऐसी बैच बनाई जाए जिसको 1 by 1 सिस्टमैटिकली पढ़ाया जाए, कि उसे कहा जाए कि हाँ तुम ये पढ़ के आना, इसमें से हम डिस्कशन करेंगे, इस पे और नई चीजें पढ़ेंगे, इस पे और 4 चीजें पूछेंगे। तो इसलिए हमने ये पीपी बैच बनाई थी और इस पीपी बैच में काफी सारे बच्चे रजिस्टर्ड हैं। आज कितने, अभी कितने दिख रहे हैं? 100 है, 100 से ज्यादा ही है ना, चलो अच्छी बात है। तो 100 से ज्यादा बच्चे आज प्रेजेंट हैं। आकाश जी जरा नोट कर लेना, जो जो बच्चे नहीं आए हैं जूम में से उनके नाम निकालना और उनके सबके घर पे जैसे स्कूल से चिट्ठी आती थी ना वैसी भेजेंगे अपन, ठीक है ना, उनके पेरेंट्स के नाम पे कि आपके बच्चे ने लेक्चर खरीदा और देखता नहीं। फिर क्या घर में जब डांट पड़ेगी तब समझ में आएगा। पीपी, हाँ पीपी का फुल फॉर्म बताओ। पीपी का फुल फॉर्म है परफेक्ट प्रैक्टिशनर। बेसिकली हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग जीपी कर रहे हैं, हम जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हम जनरल प्रैक्टिस करने की बजाय परफेक्ट प्रैक्टिस क्यों ना करें, हम जनरल प्रैक्टिशनर बनने की बजाय परफेक्ट प्रैक्टिशनर क्यों ना बन जाए कि ऐसा प्रैक्टिशनर जिसको वाकई 19 सब्जेक्ट्स की महारत हासिल हो, ऐसा प्रैक्टिशनर जिसके के पास पेशेंट आ जाए तो हमेशा जुड़ा रहे उससे, बल्कि अपने और 4 परिवार वालों को और दोस्तों को साथ में लेके आए। क्योंकि एक जीपी से लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं। इंसान चाहता है कि जनरल प्रैक्टिशनर को एमबीबीएस के पूरे 19 सब्जेक्ट आते हों, वो क्लिनिकली डायग्नोसिस बना ले, कम से कम जांच लिखे, कम से कम दवाइयां लिखे, जेनरिक दवाई लिख दे, फीस भी कम ले और ठीक कर दे। अब इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस का बोझ उठाना मुश्किल काम है और वो बोझ उठाने में ही मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो ये कोर्स जो हमने बनाया, कोर्स वही का वही है, कंटेंट वही है सारा, पर हमने बैच सिस्टम क्रिएट किया कि एक बैच में हम बोलो ऑलरेडी पेज में बोल दूंगा, ठीक है। तो हाँ ठीक है ना, तो ये पीपी का कंसेप्ट हमने बनाया, हमने एक बैच सिस्टम बनाया कि सब इस बैच में हम कुछ लिमिटेड लोगों को लेंगे और उन्हें अपने साथ साथ 1 साल तक पढ़ाएंगे। तो हम उन्हें होमवर्क जैसा दे देते हैं कि भाई अगले 15 दिनों में ये पढ़ के आना, जैसे आज हमने कहा कि अगले 15 दिनों में एंटीबायोटिक पढ़ के आना, और आज ही बच्चे शायद एंटीबायोटिक पढ़ के आए, पढ़िए कि नहीं है? अभी पूछूंगा, सवाल ही सवाल पूछने, आज मैं पढ़ाने को कुछ नहीं आया, ठीक है। तो इसीलिए हमने ऐसा सिस्टम बनाया कि जिसमें हम साल भर साथ साथ पढ़ेंगे। साथ साथ पढ़ेंगे मतलब मैं आपको कहूंगा कि एंटीबायोटिक पढ़ के आना, फिर आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, फिर उसके ऊपर की 4 नई चीजें और सिखाऊंगा। अदरवाइज ये बेसिक वाले सिस्टम में क्या होता है कि मैं बेसिक पढ़ा के छोड़ देता हूँ और आदमी बेसिक पे ही रुक जाता है। जिन लोगों को और एडवांस सीखना है और ऊपर का सीखना है, वो लोग बेचारों की प्यास कभी बुझ ही नहीं पाती। तो आज का जो हम लेक्चर बना के लाए हैं वो भी ऐसा बना के लाए हैं कि यदि आपने एंटीबायोटिक कोर्स पढ़ रखा है तो ये उससे आगे की स्टेप्स हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज एक बार जाके उसको पूरा देखना, तो फिर आज का लेक्चर और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। और एक वो अभी आकाश जी मुझे आके बोल के गए कि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि पीपी बैच और डायमंड। तो डायमंड मेंबरशिप का कंसेप्ट ही ये है कि जो भी कोर्स आएगा, जितने भी कोर्स आएंगे, उसमें सभी डायमंड वाले हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। तो इस पीपी बैच के कंसेप्ट में भी डायमंड वाले इंक्लूडेड हैं। पीपी बैच की जितनी क्लासेस होंगी लाइव अलग से, उसमें भी डायमंड वालों को सबको इनविटेशन जाएगा ही जाएगा। तो इसमें परेशान मत होना कि तुमको कोई चीज अलग से लेनी है या कुछ भी करना है। डायमंड का प्रॉमिस ये है कि तुमने अगर एक बार परचेज कर ली है तो आज तक जितना कंटेंट आया है, आज के बाद जितना कंटेंट आएगा, सब तुमको हमेशा मिलता रहेगा, फॉर लाइफ टाइम मिलता रहेगा। तो ये तो ही अपनी भूमिका। हाँ, सिल्वर वाले भी, अगर सिल्वर वाले हैं और वो पीपी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो अगले महीने की 8 तारीख को, मतलब 8 जून को, मैं एक लाइव वेबिनार करूंगा सुबह करीब 11 बजे के आसपास, संडे है उस दिन। पीपी बैच की सीटें अभी भर गई थी, पर 8 तारीख को मैं फिर कुछ सीटों के लिए खोलूंगा, क्योंकि बहुत सारी मेरे पास डिमांड आ रही थी, बहुत सारी रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर हमें भी इसी तरह के बैच सिस्टम में ज्वाइन करना है। तो 8 तारीख को सुबह में पीपी बैच इसके लिए एक वेबिनार भी करूंगा स्टेरॉइड की, नहीं स्टेरॉइड की नहीं कर रहे हैं, ड्रग रिएक्शंस की कर रहे हैं। ड्रग रिएक्शंस की क्लास करूंगा और उसी में हम पीपी बैच के लिए एंट्रीज ओपन करेंगे, कुछ लिमिटेड, एक 50-60-100 सीटें उसमें हम और लेंगे। तब तक के लिए वेट करो, पर 8 तारीख की क्लास को मिस मत करना। तो यदि सिल्वर से तुम्हें पीपी में अपग्रेड करना है तो 8th के लिए वेट कर लो, ठीक। अब पढ़ाई शुरू करें। देखो पढ़ाने को मैं कुछ नहीं लाया हूँ, सिर्फ 2-4 केसेस लिख के लाया हूँ। आज वो कहानियां नहीं सुनाऊंगा सारी बॉलीवुड वाली, कुछ कुछ चीजें तुम्हें ऐसी सिखाऊंगा जो
हमारे कोर्सेज में छूट गई हैं या हमारे पढ़ने में भी छूट जाती हैं। मैं भी जब वेबिनार करता हूँ, क्लास लेता हूँ, तो हमेशा बेसिक बेसिक पढ़ा के छोड़ देता हूँ, क्योंकि हर तरह के लोग बैठे होते हैं, ऐसे जिन्हें कुछ नहीं आता है, ऐसे जिन्हें थोड़ा आता है, ऐसे जिन्हें बहुत कुछ आता है। तो सबको बैलेंस करने के लिए मैं बहुत बेसिक चीजें पढ़ा के छोड़ देता हूँ कि हाँ साहब, वो ग्राम पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा और ग्राम निगेटिव कहाँ अटैक करेगा, तुमने भी सबने ये सब देख रखा है। आज थोड़ी सी डेप्थ की बात करेंगे, पर करेंगे सिंप्लीफाइड वे में। तो आधा लेक्चर मैं पढ़ाऊंगा, 4-5 केस मैं दिखाऊंगा, फिर ऐश्वर्य सर आएंगे, उनके पास भी बहुत सारे केसेस हैं। तो एंटीबायोटिक के उन एस्पेक्ट्स को टच करेंगे जिन्हें हमने अभी तक कभी टच नहीं किया। तो शुरू करें साहब क्लास जल्दी से, ठीक है। तो बहुत आसान सी बात है। एक पेशेंट है, 47 इयर्स मेल है, इसका HbA1c 12 है। दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि इसको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है। 3 हफ्ते से इसको राइट फुट में एक अल्सर हो रखा है, वो हील नहीं हो रहा, और उसके आसपास सेल्यूलाइटिस भी दिख रहा है। एक बड़ी डरावनी सी गंदी सी इमेज भी मैंने लगा रखी है। क्लियर कट ये डायबिटिक फुट है, डायबिटिक नॉन हीलिंग काइंड ऑफ अल्सर हो गया है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप कौन से ऑर्गेनिजम्स को लेकर चिंतित हैं? आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा होगा? आपको किसे एंटीबायोटिक देनी है? किस बैक्टीरिया को मारने के लिए आप एंटीबायोटिक दे रहे हो? शाबाश शाबाश शाबाश, यही पूछना है मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नेगेटिव भी है, चलो मान लेते हैं नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। इसमें डायबिटिक फुट में जब बैक्टीरिया आएगा तो कहां कहां से आ सकता है? टांग की स्किन है, वो खुली हुई है, तो जो आसपास के बैक्टीरिया हैं वो जा सकते हैं, कुछ जो ब्लड स्ट्रीम से आ रहे हैं वो भी आ सकते हैं, और सभी तरह के बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो स्किन की फ्लोरा है वो आपको मिल जाएगी। आपको ग्राम पॉजिटिव मिल सकता है, ग्राम निगेटिव भी मिल सकता है, और एनएरोबिक भी मिल सकता है। अब जब मैं बचपन में पहली कक्षा में पढ़ाता हूँ तो कहता हूँ कि नहीं, खाली स्किन में ग्राम पॉजिटिव ही होता है, पर अगर डायबिटिक फुट की बात है तो वो पॉलीमाइक्रोबियल होते हैं, उनमें सभी तरह के बैक्टीरिया आपको मिल सकते हैं। तो सभी तरह के बैक्टीरिया मिल सकते हैं, तो क्या मरसा भी मिलेगा इसमें? बताओ जरा मुझे। डॉक्टर रवि ने सही लिखा था, पॉलीमाइक्रोबियल। हाँ, पॉलीमाइक्रोबियल है। हाँ, डॉक्टर रवि ने सही लिखा था। क्या इसमें मरसा कवर करोगे तुम? यस यस नो यस। ठीक है, यस और नो दोनों सही है। इसमें तुम मरसा कवर कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, ये डिपेंड करता है। अगर व्यक्ति को पहली बार जीवन में ऐसा हुआ है कि वो ये सब लेके भर्ती हुआ है, अगर उसका पहले कोई हॉस्पिटलाइजेशन की हिस्ट्री नहीं है, ये कम्युनिटी एक्वायर्ड है, कम्युनिटी में कभी मरसा नहीं मिलता आपको। व्यक्ति कभी ओपीडी में मरसा लेके नहीं आता, अनलेस अंटिल की बड़ा ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज टाइप का इंसान हो, HIV पॉजिटिव और कुछ तो भी हो, अदरवाइज कम्युनिटी में आपको मरसा नहीं मिलता। मरसा हमने खुद ने पैदा किया है, और मरसा हम खुद अपने अस्पतालों में मरीज में डालते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ओपीडी में आपके पास लेकर आया है तो मोस्टली उसमें मरसा नहीं होगा। अगर उसका पहले कभी कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है या पहले कभी मरसा किसी कल्चर में निकला था, तो आप मान सकते हो कि इस बार भी वो मरसा हो सकता है। तो अगर प्रायर हिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है या प्रायर हिस्ट्री ऑफ मरसा इन्फेक्शन है, तो आप मरसा कवर करोगे। अदरवाइज आपका काम सिर्फ ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव और एनारोबिक को कवर करके चल जाएगा। अब कौन सी एंटीबायोटिक देंगे मैं पूछूंगा तो आप 10 एंटीबायोटिक लिखना शुरू कर दोगे। आज एक नई चीज सीखते हैं, उसे कहते हैं टिश्यू पेनिट्रेशन। टिश्यू पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि जब हम एंटीबायोटिक व्यक्ति को देते हैं, चाहे वो गोली खिलाएं चाहे इंजेक्शन लगाएं, तो पहले वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाती है। ब्लड में वो एंटीबायोटिक फिर रही होती है सब जगह, और फिर ब्लड में से वो टिश्यूज में जाके एब्जॉर्ब होती है, टिश्यूज में पेनिट्रेट करती है। फिर से समझो, गोली खाई, एब्जॉर्ब हुई, ब्लड स्ट्रीम में गई। अब वो ब्लड स्ट्रीम से टारगेट टिश्यू को डिलीवर हो रही है कि नहीं हो रही है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनका टिश्यू पेनिट्रेशन अच्छा होता है, जो टिश्यू में जाके टिक जाती है, रुक जाती है। तो अगर टिश्यू का इन्फेक्शन है, सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन है या डायबिटिक फुट है, तो उस टिश्यू में वो एंटीबायोटिक जा रही है कि नहीं, ये भी देखना जरूरी है। तो कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जिनका टिश्यू पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है,